एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम करने वाले हैं इंसर्शन इन बाइनरी सर्च ट्री। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने ये देखा कि ट्री के अंदर हम इंसर्ट कैसे करते हैं एलिमेंट्स को, कि अगर हमारे पास नॉर्मली ट्री होगा तो हम उसमें इंसर्ट करेंगे लेफ़्ट राइट के हिसाब से। अगर ट्री खाली होगा, रूट नोड में नल वैल्यू होगी तो किस तरीके से इंसर्ट कराएंगे। तो और ये देखा कि अगर वो डुप्लीकेट वैल्यू होगी तो अगर वो ऑलरेडी प्रेजेंटेड है वैल्यू तो किस तरीके से इंसर्ट होगा। तो अब हम उसका कोड डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो कोड डिस्कस करेंगे हम रिकर्सिव एज वेल एज आइटरेटिव दोनों तरीके से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस करेंगे। तो रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबसे पहले हम एक नॉर्मली सा एग्जांपल ले लेते हैं, उसी एग्जांपल के ऊपर वर्क करेंगे, देन फिर आगे चलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोड है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम एक फंक्शन पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। हमारे पास एक पॉइंटर फंक्शन है जो कि जब भी कॉल होगा तो वो इनिशियली जिस भी बाइनरी सर्च ट्री के लिए कॉल होगा वो उसे मेमोरी लोकेशन पे ही चेंज कर देगा। यानी कि देयर इज़ नो पासिंग अ कॉपी, इट्स पासिंग ए मेमोरी एड्रेस, ठीक है। तो जैसा कि है, ये नोड बनाया हमने, एक इंसर्ट नाम का फंक्शन बनाया, ठीक है। उसके अंदर दो पैरामीटर पास करें। पहला पैरामीटर जो पास करा है वो है रूट, ठीक है। एंड देन दूसरा पैरामीटर वो पास करा है कि जो हमें इंसर्ट वैल्यू करानी है, ठीक है। पहला जो हमें जिस रूट से स्टार्ट करना है ट्री को आइटरेट करवाना, एंड देन दूसरा वो डाला है जो हमें इंसर्ट कराना है, ठीक है। नेक्स्ट एक कंडीशन लगाई है, इफ़ रूट इज़ डबल इक्वल टू नल, ठीक है। अगर मेरे पास रूट नल होगी, जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा कि जो नल वैल्यू थी, मतलब जब जो नोड थी, जो रूट नोड थी वो नल थी, मतलब ट्री के अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं था तो हमारी रूट नोड नल थी। अगर वो केस डिफाइन हो जाता है, ठीक है, अगर वो केस एनकाउंटर होता है तो उस केस के लिए जो रूट है वो नल है, और जो रिटर्न कर देगा वो क्या कर देगा, न्यू नोड ऑफ एक्स, यानी कि जो नई नई नोड बना देगा एक्स की। मतलब जैसे वहाँ पे 20 की नोड बन रही थी, सिमिलरली अगर यहाँ पे अगर 10 रहता, 10 अगर हमारे पास नई नोड होती, ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर 10 होती, ठीक है, अगर x की वैल्यू हमारे पास 10 होती तो न्यू नोड हमारी क्या बन के रिटर्न हो जाती, वो बन जाती 10, ठीक है, सिंगल एक पर्टिकुलर नोड बन जाती, ठीक है। तो फिलहाल तो हमारे पास जो ये एग्जांपल है, हमें 18 को इंसर्ट करवाना है इस ट्री के अंदर, ठीक है। तो जैसा कि आपने नल का केस समझ में आया, सिमिलरली अब हम देखते हैं कि नॉर्मली हम उस केस में, नॉर्मली केस में किस तरीके से इंसर्ट कराएंगे। नॉर्मल के केस में जब हम देखेंगे तो हमें ये डिफाइन होगा, तो ये वाली कंडीशन जो होगी, सबसे पहले हमारी ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, ये वाली कंडीशन हो जाएगी हमारे पास फॉल्स, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम जाएंगे ही नहीं, ठीक है, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी हमारी। सिमिलरली ये नेक्स्ट कंडीशन पे जो है वो है चेक होगी, इफ़ एल्स इफ रूट की वैल्यू अगर बड़ी है, मतलब छोटी है जो इंसर्ट वैल्यू से, मतलब सपोज करो मुझे 18 इंसर्ट करवाना था, ठीक है, इस 18 इंसर्ट कराना था तो 18 चेक होगा रूट की वैल्यू से। रूट की वैल्यू क्या है यहाँ पे है 10। 10 इज़ लेस देन 8, इज़ इट ट्रू? यस, ये वाली कंडीशन क्या हो गई इस बार, जो मेरी ये वाली कंडीशन क्या हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई मेरे पास ट्रू, ठीक है। अब ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर जाएगा। अब जब इसके अंदर जाएगा तो क्या वो रूट को किस तरीके से चेंज कर देगा, रूट की जो राइट वैल्यू होगी, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर रूट की वैल्यू कम होगी और एक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो कहाँ पे जाएगा, राइट में शिफ्ट होगा। तो जो रूट की वैल्यू होगी वो राइट में शिफ्ट हो जाएगी, और जो इंसर्ट फंक्शन होगा, मतलब हम रिकर्सिव देख रहे हैं तो रिकर्सिवली कॉल, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल होगा ही होगा, ठीक है। जैसे ही रूट राइट शिफ्ट होगा और रूट राइट के अंदर क्या इंसर्ट हो जाए, मतलब वो वाला फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा, ठीक है, दोबारा से रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो जाएगा। और इस बार जो उसका पहला पैरामीटर होगा वो रूट का राइट होगा। पिछले पैरामीटर में जो रूट था वो क्या था, 10 था। इस बार जो पैरामीटर पास होगा, इस बार पैरामीटर पास होगा 15, ठीक है। और जो x की वैल्यू तो 18 है तो वो तो है ही है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। अब फिर यहाँ से फिर से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, तो यहाँ से एग्जीक्यूट होगा, फिर से चेक होगा, इफ़ रूट इज़ डबल इक्वल टू नल है क्या, रूट नहीं है नल, क्योंकि रूट की वैल्यू क्या है इस बार 15 है, ठीक है। देन फिर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये देन फिर इस पे चेक होगा, रूट की जो की वैल्यू है क्या वो छोटी है इससे, हाँ 15 इज़ लेस देन 18, यानी कि इस बार फिर से ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो जो रूट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो जो रूट की वैल्यू है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगी। राइट में तो नल है,
ठीक है, तो रूट की वैल्यू इस बार क्या हो गई, नल हो गई। और इंसर्ट फंक्शन रिकर्सिवली अगेन कॉल होगा। जैसे ही इंसर्ट फंक्शन फिर से कॉल होगा, जो इस बार पैरामीटर पास होगा रूट के अंदर वो क्या होगा, नल पास होगा, और जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, x। जैसे ही फिर से ये फंक्शन रिकर्सिवली कॉल होगा तो कोड यहाँ से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर चेक करेगा इस बार क्या रूट की वैल्यू नल है, हाँ इस बार जो है मेरी रूट की वैल्यू, क्योंकि रूट जो था वो मेरा कहाँ पे रिसाइड कर रहा था, रूट जो था वो मेरा 15 के राइट में, दैट इज़ नल वैल्यू पे रिसाइड कर रहा था। ठीक है, तो इस बार जो है वो मेरी रूट की वैल्यू क्या हो गई, नल, और उसने रिटर्न कर दी न्यू नोड को, जो 18 था उसने रिटर्न कर दिया यहाँ पे। तो जो नई वैल्यू बन के आई मेरे पास राइट में, वो हमारे पास क्या बन के आ गई, 18। ठीक है, और जो ये रूट राइट रेफरेंस सेट हो रहा है, तो जो रूट राइट रेफरेंस सेट हो रहा है इसका भी मैं आपको बता दूं कि जो रूट राइट होगा वो जो नोड के का कनेक्शन होगा वो इसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मतलब रिवर्स बैक टू 15। देन जो 15 का जो हो जाएगा वो ओवर राइट हो जाएगा 10 के ऊपर। ये चीज़ समझ में आई। ठीक है, तो जो ये राइट रूट है, रूट पॉइंटिंग टू राइट, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये बच्चे जो हैं वो स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, जो रूट का राइट है, बिकॉज क्योंकि जो ये रूट राइट में जो 18 प्लेस हुआ, इसके बाद ये रूट का राइट के अंदर भी तो कुछ होगा, तो जो ये रूट का राइट है वो ओवरलैप कर जाएगा इसके ऊपर 15 के कनेक्शन के ऊपर। सिमिलरली जो 15 वाला भी होगा वो जो है वो ओवरलैप कर जाएगा 10 के साथ। तो जो मेरी फाइनल ट्री बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, 10, 15, 5, 12 एंड 18, और ये वाला एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, उसके बाद जो मेरे को क्या कर देगा, रिटर्न रूट, क्योंकि ये कंडीशन तो ये वाली तो फॉल्स होगी, मतलब इसमें तो वो जाएगा ही नहीं, एल्सिफ में चला गया। तो जो वो रूट का रिटर्न क्या कर देगा ये फंक्शन, रूट को। देन फिर जब हम इसे मेन फंक्शन में कॉल करेंगे तो रूट तो मेरा चेंज हो चुका होगा, क्योंकि रूट में ओवरलैपिंग होकर के नोड कनेक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, जो ओवरलैपिंग में के बाद जो नया ट्री बन के आया वो मेरे को क्या देगा, जो मुझे आउटपुट में चाहिए था। इस तरीके से हमने जो है वो नोड को इंसर्ट करा दिया ट्री के अंदर में बाय यूजिंग रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, रिकर्सिव समझ में आया, चलो यहाँ तक समझ में आया, अच्छी बात है। नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है, आइट्रेटिव इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, आइट्रेटिव इम्प्लीमेंटेशन का कोड थोड़ा सा बड़ा होता है। सबसे पहले हम एक वही एग्जांपल ले लेते हैं कि किस तरीके से वर्क करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम उसके बाद कोड देख लेते हैं। कोड इसका थोड़ा सा बड़ा है, तो इसका मतलब बेसिकली आइट्रेटिव वर्क किस तरीके से करता है, तो वर्क इस तरीके से करता है कि इसके अंदर जिस भी नोड पे हमें इंसर्ट कराना होता है हम उसे पेरेंट नोड में डलवा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। हम रिकर्सिव में जो था वो ओवरलैप कर रहे थे उसके कनेक्शन पे। ठीक है, उसके राइट में, रूट के राइट में या रूट के लेफ्ट में हम उसे ओवरलैप करवा दे रहे थे। ठीक है, ओवरराइड करवा दे रहे थे। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे जो होगा आइट्रेट करके जाना है, क्योंकि हम बैक तो जा नहीं सकते। ठीक है, एक बार आगे बढ़ गए तो देन फिर पीछे आना, दोबारा से लूप लगाएंगे तो उस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएगी, तो हमें एक ही बारी आइट्रेट करवाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक पेरेंट नोड ले लेंगे। ठीक है, पेरेंट के अंदर हम उस नोड तक जाएंगे, उस लास्ट वैल्यू नोड तक जाएंगे जब तक हमें नल ना मिल जाए। ठीक है, जैसे ही हमें नल एनकाउंटर हो जाएगा हम उसको चेक करवा लेंगे कि जो रूट की वैल्यू है, मतलब पेरेंट की वैल्यू है, जो इंसर्ट वैल्यू से अगर बड़ी है तो उसके राइट में प्लेस कर दे, अगर छोटी है तो उसके लेफ्ट में प्लेस कर दे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। ठीक है, चलो उसके बाद अब कोड में देख लेते हैं कि जो पेरेंट है वो एक एक्स्ट्रा नोड लिया है यहाँ पे। ये पेरेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अगर देखा जाए तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको लास्ट तक समझ में आए। ठीक है, ये पेरेंट जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस कोड का। ठीक है, पेरेंट का मतलब समझ में आया कि हमने क्यों लिया, ताकि हम उस लास्ट नोड पे जा कर के जिस नोड के एंड पे हमें इंसर्ट कराना है उस नोड को डाल सकें। ठीक है, चलो चेक कराते हैं। वही नोड इंसर्ट, हम पैरामीटर एक नोड पॉइंटर ले रहे हैं और उसके बाद जो वैल्यू हमें इंसर्ट करानी है 18 हम वो ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। हमने नोड टेम्प न्यू नोड, इस बार जो है हमने जो नई नोड थी, मतलब जो भी नया नोड था हमारा, उसे हमने एक नॉर्मल पॉइंटर वेरिएबल में डलवा लिया, दैट इज टेम्प वेरिएबल के अंदर, टेम्प वेरिएबल के टेम्प पॉइंटर के अंदर डलवा लिया। ठीक है, स्टोर करा लिया ताकि लास्ट में हम जब उसे स्टोर कराएं तो डायरेक्ट टेम्प लिख करके करा दें।
ठीक है। हम सेम जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें उस नोड तक पहुंचना होगा, सिमिलरली हमने एक और पॉइंटर लिया करंट नाम का, जिसमें हमने क्या डलवा दिया, रूट की वैल्यू डलवा दी, ठीक है। और हम उसे वाइल लूप से जब तक आइट्रेट करते रहे जब तक मुझे उस लास्ट नोड का नल वैल्यू ना मिल जाए, ठीक है। ऐसे तो मुझे यहाँ 15 के नल वैल्यू तक जाना है, ठीक है। तो सिमिलरली आप ये समझो कि मुझे पेरेंट वैल्यू के अंदर 15 को डलवाना होगा, क्योंकि मुझे 15 के राइट में नल मिलेगा और 18 जो है वो 15 के राइट में ही होगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल ऐसे समझो कि हमारे पास कोड है, बाकी आप जैसे धीरे धीरे आप समझते जाएंगे तो उसके बाद आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से कोड वर्क कर रहा है, ठीक है। तो वाइल के अंदर हम चेक कराएंगे करंट इज़ नॉट इक्वल टू नल, तब तक लेके जाएंगे। पेरेंट के अंदर हम करंट डलवा देंगे, मतलब ये पेरेंट के अंदर करंट डलवाने का सिंपल सा ये फॉर्मूला है कि जब करंट मेरा नल की तरफ चला जाएगा, जो लास्ट करंट होगा उसको पेरेंट के अंदर डलवा देंगे, ठीक है। सिमिलरली वही चेक कर लेंगे, इफ़ करंट की वैल्यू अगर बड़ी है x से तो लेफ्ट में कर दो, अगर वो की वैल्यू छोटी है तो वो उसके राइट में कर दो, ठीक है। इस तरीके से पूरा कोड वर्क कर जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। और सपोज़ करो अगर इक्वल आ जाएगी तो रिटर्न रूट कर देगा वो। सपोज़ करो इक्वल के केस में जो ये एल्स पार्ट है, ये यहाँ तो ग्रेटर हुआ या लेस हुआ तो अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई पक्का? चलो ये चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद देखा जाए तो अगर इक्वल नोड है, सपोज़ करो 18 की जगह 15 ही होता, तो यानी कि ये जब करंट नल की तरफ पॉइंट कर रहा होता तो ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती, फिर वो एल्स पार्ट में जाकर के रिटर्न रूट कर देता, तो वो इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इस रिटर्न रूट का फंक्शन पता चला किस तरीके से वर्क कर रहा है ये रिटर्न, मतलब एल्स पार्ट, ठीक है। ये उस केस के लिए है जब हमारे पास सेम वैल्यू आ जाएगी, सेम वैल्यू ट्री में प्रेजेंट है, हम सेम वैल्यू को इंसर्ट करवा रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, सपोज़ करो हम करंट को राइट में ले जा करके, देन फिर करंट को राइट में ले जा करके, अब जो है वो मेरा करंट कहाँ पे आ गया, नल पे आ गया। तो पेरेंट की लास्ट वैल्यू मेरे पास क्या है, करंट की, तो यानी पेरेंट के अंदर मेरा क्या आ गया, तो नाउ जो मेरा ये पेरेंट बन गया वो ये मेरा क्या बन गया, ये जो है ये मेरा पेरेंट बन गया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, ये मेरा बन गया पेरेंट। पेरेंट के अंदर क्या आ गया मेरे पास 15, ठीक है। ये कोड ये लूप पूरा एग्जीक्यूट हो गया। अब उसके बाद इफ़ के अंदर आएंगे, इफ़ के अंदर चेक करेंगे क्या पेरेंट मेरा नॉट इक्वल टू नल है। सपोज़ करो ये उस केस के लिए है जब हमारे पास बिल्कुल भी मतलब रूट नोड जो है वो नल होगा, मतलब कि जब जैसा कि हमने एक केस डिस्कस करा था ना स्टार्टिंग में, कि अगर हमारे पास रूट नोड ही नल हो जाए तो जो इंसर्ट कराएंगे हम नॉर्मली उसी नोड पे डलवा देंगे, ठीक है। तो उस केस के लिए है ये वाला फॉर्म, मतलब ये वाला जो लूप लगाया है ये किस लिए लगाया है, जब हमारे पास जो नोड है, जो रूट नोड है वो नल को पॉइंट करेगा, ठीक है। मतलब ट्री जो है बिल्कुल खाली रहेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। देन उसके बाद अभी तो हमारा खाली नहीं है, अभी तो पेरेंट के अंदर हमारे पास 15 है, ठीक है। इफ़ पेरेंट की वैल्यू अगर बड़ी है एक्स से, यानी कि अगर पेरेंट 15 बड़ी है एक्स से, तो वो उसके लेफ़्ट में स्टोर करा दो, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन तो यहाँ पे फॉल्स है, इस वाली कंडीशन में तो जाएगा नहीं वो, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो वो उसके लेफ़्ट में शो करता, ठीक है। ये वाली कंडीशन जो है अभी मेरे पास फॉल्स है, ठीक है। फिर वो एल्स में जाएगा, ठीक है। एल्स में गया तो पेरेंट के राइट में, यानी कि पेरेंट के राइट में, पेरेंट के राइट में क्या कॉल कर दो, मतलब क्या डाल दो, टेम्प डाल दो। टेम्प के अंदर क्या था मेरे पास, टेम्प के अंदर था मेरे पास न्यू नोड, ये वाली जो न्यू नोड थी वो मेरी टेम्प के अंदर थी, ठीक है। टेम्प के अंदर मैंने पेरेंट के राइट में मैंने वो वाली नोड डलवा दी 18, जो कि मुझे इंसर्ट करवानी थी, ठीक है। और रिटर्न क्या करवा दिया, रूट को रिटर्न करा दिया, ताकि जो हम नॉर्मली जब मेन फंक्शन में डिस्प्ले कराएं अपने ट्री को, तो उस केस में जो रूट जो है वो हमारा पूरे तरीके से चेंज हो जाएगा, मतलब रूट चेंज नहीं होगा, रूट जो है कंप्लीट ट्री, रूट जो है वो हमारा पूरे तरीके से परफॉर्म करेगा 18 को लेकर के भी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ओके। चलो अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। जैसा कि आपने देखा कि फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ट्री था, हम सर्च करा रहे थे, मतलब एक तरीके से सर्च ही करा रहे थे और आइट्रेट करवा करवा के जा रहे थे हम हर नोड के ऊपर, और चेक करवा रहे थे कि उसका वैल्यू नल है या फिर सेम वैल्यू है, या उसके राइट में कुछ या फिर लेफ्ट में है कि नहीं। अगर हो तो डलवा दो, अगर ना हो तो प्रिंट करा दो कि ये एलिमेंट जो है वो नहीं हो, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। तो
सिमिलरली जो रिकर्सिव फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो सेम होगी बिल्कुल, क्योंकि रिकर्सिवली हम रन टाइम में स्टैक को एग्जीक्यूट, मतलब रन टाइम में स्टैक क्रिएट हो ही रहा होगा। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, बिग ओ ऑफ एच, वेयर एच इज़ द हाइट ऑफ द ट्री। जैसा कि मैंने बताया था, अगर ये बैलेंस ट्री होता, सेल बैलेंसिंग ट्री होता, सेल बैलेंसिंग ट्री में हम बात करेंगे, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है वो क्या हो जाती है, बिग ओ ऑफ लॉग एन। ठीक है, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो सिमिलरली स्पेस भी रन टाइम में जब वो स्टैक क्रिएट करेगा हर उस पर, तो जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो सिमिलरली बिग ओ ऑफ एच हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि स्पेस हर बार हर एलिमेंट के लिए रन टाइम में क्रिएट होगी, तो हर बार क्रिएट होगी तो जितनी हाइट ऑफ द ट्री होगी उतना ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इसकी। सिमिलरली अगर फॉर आइट्रेट की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही हम आइट्रेट करके जा ही रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ओ ऑफ एच। ठीक है, वेयर एच इज़ द हाइट ऑफ द ट्री। तो एंड द ऑक्सिलरी स्पेस होगी, क्योंकि हम आइट्रेट करके जा रहे हैं, कोई नया स्पेस ले ही नहीं रहे, तो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बिग ओ ऑफ वन। ठीक है, एंड जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी हमने दोनों की, फॉर रिकर्सिव एज वेल एज आइट्रेटिव फंक्शंस की। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया, होप सो। ओके, जाने से पहले हम थोड़ा समअप कर लेते हैं अपनी वीडियो को कि हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार क्या क्या पढ़ा हमने। इंसर्शन बाइनरी ट्री में पढ़ा। ठीक है, जैसा कि हम पिछली वीडियो में हमने पूरा देखा कि किस तरीके से इंसर्ट हो रहा था, इसमें हमने पूरा कोड देखा, कोड डिस्कस करा कि किस तरीके से कोड होता है, कोड को पूरे तरीके से डिस्कस किया कि किस तरीके से वर्क करता है, अगर नल वैल्यू आ जाए, रूट नल हो जाए, देन कहाँ पे इंसर्ट करना है, उसके राइट में इंसर्ट करना है, देन रिकर्सिवली फंक्शंस को कॉल करवाया और चेक करवाते गए कि वो वैल्यू है कि नहीं, और फिर देन लास्ट में रूट रिटर्न करा दिया, जो कि मेन फंक्शन में जा कर के जो ट्री है वो कंप्लीट तरीके से प्रिंट हो। देन फिर उसके बाद हमने देखा कि जो वैल्यू है वो जो आइट्रेटिव मेथड है, आइट्रेटिव इम्प्लीमेंटेशन देखा इसका कि आइट्रेटिव इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है कोड का। ठीक है, तो पूरा कोड डिस्कस करा कि हम कैसे उस लास्ट नोड को, जिस नोड में हमें, जिस नोड के राइट में या जिस नोड के लेफ्ट में हमें इंसर्ट वैल्यू डलवानी है, उसे हम एक पेरेंट के अंदर डाल देते हैं। देन फिर पेरेंट के बाद हम उस पूरे लूप को, पूरे ट्री को आइट्रेट करवा के एंड तक जाते हैं, और उसी आइट्रेशन में हम पेरेंट के अंदर उस करंट नोड को डलवा देते हैं। देन पेरेंट को चेक कर लेते हैं, अगर वो नल होता है तो हम उस टैंप को, जो टैंप के अंदर न्यू नोड था उसमें डलवा देते हैं। अगर पेरेंट बड़ा होता है तो उसके राइट में डलवा देते हैं, अगर पेरेंट छोटा होता है तो उसके लेफ्ट में डलवा देते हैं, और रिटर्न करवाते हैं रूट को, ताकि हमारा जो मेन फंक्शन है वो पूरे तरीके से जो नया बाइनरी सर्च ट्री इंसर्ट होने के बाद आया है वो डिस्प्ले करा सके। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और रिकर्सिव फंक्शंस की किस तरीके से होती है, बिग ओ ऑफ एच होती है। ऑक्सिलरी स्पेस, जैसे कि रन टाइम में हम लोग देखते हैं कि स्टैक क्रिएट होता है रिकर्सिव फंक्शन में, तो इस तरीके से उसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है वो बिग ओ ऑफ एच हो जाती है। आइट्रेटिव फंक्शंस की देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिग ओ ऑफ एच होती है, क्योंकि आइट्रेट करके जा रहे हैं। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिकॉज एक ही बारी, मतलब आइट्रेट ही कर रहे हैं, कोई नया स्पेस ले नहीं रहे हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है इसकी, बिग ओ ऑफ वन। ठीक है, होप सो यहाँ तक पसंद आया होगा, आपको पसंद आई होगी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।